आगे चलते हैं एक खास सेगमेंट, खास मेहमान के साथ में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं देश के जाने-माने एक्सपर्ट जो कि जाने जाते हैं अर्निंग्स के लिए। अर्निंग्स का मतलब नतीजों के लिए, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे थे बजट पेंट्स के नतीजे आए और उस तरह की चीज़ें, तो उसके लिए एक उस पे खास पैनी नज़र रखते हैं और उसके लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं विवेक मित्तल जी, देश का बड़ा नाम जो कि एक्सपर्ट हैं और एक विशेष रूप से एक्सपर्ट हैं। मतलब वैसे तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के जानकार हैं और उस पे मजबूत पकड़ रखते हैं, लेकिन एक उनका स्पेशलाइजेशन है अर्निंग्स को लेकर के और रिजल्ट्स को लेकर के, क्योंकि कंपनीज को बहुत गहराई तक समझते हैं, उसके बिजनेस को समझते हैं और उसके हिसाब से एंटिसिपेट करते हैं कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं हर क्वार्टर में उसका फायदा या नुकसान कैसा होगा या क्या असर होगा उसके स्टॉक प्राइस पे, और उसके चलते हमें भी मौके शेयर करते हैं हमारे साथ में कि हमारे दर्शकों के साथ में कि किस तरीके से हम मुनाफा कमा सकते हैं। बहुत स्वागत है विवेक जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए। शुक्रिया सर, बहुत थैंक्स फॉर योर इंट्रोडक्शन। बट ठीक है, स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम ही सब कुछ जानते हैं। नहीं, ये तो कोई नहीं कहता है कि आप ही सब कुछ जानते हैं, लेकिन मोडेस्टी और ऐड कर देने से और अच्छा होता है कि जब आप ये नहीं कहते हैं कि हम ही जानते हैं, तो वो अहम ब्रह्मास्मि से बाहर निकल करके जब आप काम करते हैं तो और अच्छे से काम किया जा सकता है। और बहुत अच्छे भी लग रहे हैं सर, फ्रेश नया लुक लग रहा है एकदम और फ्रेश दिख रहे हैं। बाजार लगता है इस बार का अर्निंग सीजन आपको कुछ अच्छा करके दे रहा है, जिसके चलते आपके चेहरे पे एक अलग चमक दिख रही है। नहीं, ऐसा ही है, लेकिन चमक का स्टॉक मार्केट से नहीं हो रहा है अभी। ये शायद पुराने गेम्स है जो कि चमक हो गई है, 2020 से ही चल रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ तब से तो बाजार ने सभी को दिया, जिसने भी पैसे रख करके अगर निवेश किया है और पेशेंस रखा है और उसके साथ में, और इस बात की जल्दबाजी नहीं मचाई है कि मेरे 10% आ गया मैं निकाल लूं, मेरे 15% हो गया प्रॉफिट मैं बाहर निकाल लूं। तो जो भी बने रहे हैं वो बड़ा प्रॉफिट, शायद उससे भी बड़े प्रॉफिट देख रहे हैं। ठीक है विवेक सर, अभी कहाँ से शुरू करना है आज? और अभी हम बात कर रहे थे बर्जर पेंट्स की अभी से पहले संतोष जी से, और वो वाली चीजें, तो क्या उस तरीके की चीजें आपको बाकी चीजों में भी दिख रही हैं कि जहां रॉ मटेरियल का असर या तो इस क्वार्टर में आ गया है या अगले क्वार्टर में ज्यादा देखने को मिलेगा? किसी ने अभी तुरंत उसको ले लिया था और उसके हिसाब से चेंज करी थी स्ट्रेटेजी, या किसी सेक्टर में जैसे मेटल्स के दामों का असर हमने देखा और उसका फर्क क्या रिजल्ट्स पे आ रहा है या अभी आना बाकी अगले वाले साइकिल में आएगा? देखिए, काफी हद तक तो आ चुका है और अभी और भी देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी चीज ये है कि एशियन पेंट का मैं आज ही देखा था कि उन्होंने प्राइसेस बढ़ाने की घोषणा कर दी है। जी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं पर बर्जर पेंट और जो शालीमार पेंट, ये तीन पेंट कंपनीज है, उनके पास भी रूम हो गया है कि वो भी अपने प्राइस बढ़ा दें। उसकी देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है किसी भी कंपनी के साथ इस समय कि उसके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर रही हो और चाहे वो एशियन पेंट हो। क्योंकि पेंट सेगमेंट तो वैसे भी बड़ा नीश सेगमेंट है। कोई आदमी अपने घर पर पेंट कराता है तो उसके पास 3-4 ही पेंट की कंपनीज है। या तो फिर वो लोकल ब्रांड पे स्विच करे, अदरवाइज अगर वो कंपनी के लेना चाहता है तो 2-3-4 ही कंपनियां, उसमें भी मेन जो आती है वो एशियन पेंट और कंसाई एरोनेट और शालीमार भी इतना नहीं है, बर्जर पेंट। तो ये 3-4 कंपनियां हैं। उसमें भी एशियन पेंट जो होता है वो ब्रांड पूरे पेंट सेगमेंट का लीडर है, वो प्राइस बढ़ा रहा है, तो सभी के लिए पॉजिटिव है, सभी प्राइस बढ़ते हैं। और अच्छी चीज ये है कि ये सीजन है पेंट कंपनीज का। इस बार बहुत अच्छी चीज ये है कि कोरोना के केसेस अभी कंट्रोल में है। तो लोग 2 साल के अपने घर में बैठे बैठे थोड़ा सा जो होता है कि घर का स्ट्रक्चर ही चेंज करा दे, वो भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो लोग जो पेंट करा रहे हैं, लेबर को अपने घर में घुसा पा रहे हैं कि वो काम कर दे, तो ये 2 साल के बाद मौका मिला है। तो इसलिए पेंट कंपनीज के लिए बहुत अच्छी डिमांड। और इनका जो एक रॉ मटेरियल होता है टिटेनियम डाइऑक्साइड, which is directly correlated with the crude oil। क्रूड ऑयल के प्राइसेस हमने देखा कि एक समय पर तो नेगेटिव हो गए थे और $10-15 $20 तक रेट जा रहे थे, वहां से $85 हो गए। तो डेफिनेट सी बात है कि जब क्रूड ऑयल से वो प्रोडक्ट निकलता है तो वो भी महंगा ही हो जाएगा, क्रूड ऑयल महंगा हो जाएगा। तो उसका एक इम्पैक्ट है जिसकी वजह से इनके मार्जिन श्रिंक हुए थे। अब चूंकि ये प्राइस बढ़ा रहे हैं तो जो मार्जिन का इम्पैक्ट था वो खत्म
हो जाए ऑलमोस्ट, डिमांड आपकी उतनी ही है, तो आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी जिसकी वजह से कम हुई थी वो प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा इन लाइन आ गई। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जितनी भी पेंट कंपनीज हैं दे ऑल वर रीटेटेड, और जितना एक फॉल था वो एक थोड़ा सा एक ज्यादा फॉल हो गया, वो अब इलॉजिकल हो जाएगा और कुछ समय में पेंट कंपनी दोबारा अपनी। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। वापस से चलते हैं, अभी अब जो नतीजे आने वाले हैं उसके हिसाब से किन चीज़ों को देख रहे हैं और उसमें क्या स्ट्रेटेजी होगी? भारती एयरटेल से शुरू कर सकते हैं सर। बिल्कुल, पहले मैं आपको पिछले वीक के फटाफट से जी 2 मिनट में हाँ जी, हाँ जी, अपडेट दे हाँ देता सर, हूँ। हाँ सर। टीवीएस मोटर हमारा कॉल था 570 पर, और हमने 570 बाउंड कर 600 और 630 के टारगेट से दोनों अचीव हुए। 625 30 चार में तो एंजॉय करें, और प्रॉफिट जिन्होंने बुक नहीं किया वो प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट कर लें। वैसे रिजल्ट्स अच्छे हैं, आपको लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, ठीक है, इससे और क्वेश्चन पर हमारी कॉल पूरी हो गई। ठीक दूसरा काउंटर है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक ने हमने 48 49 के करीब दिया था, 53 57 के टारगेट से। 53 का टारगेट अचीव हो चुका है, 57 का इंटैक्ट है। अभी रिजल्ट्स इसके परसों आने हैं, 30 तारीख को आने, माफ कीजिएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें 57 के भी टारगेट अचीव हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि 53 पर बुक करना है तो चौबीस। तीसरा काउंटर है जियोजित। जियोजित में हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ 89 का, ये हमने 83 के आसपास दिया था, और मैंने फिर जो दूसरा टारगेट दिया था 95 का दिया था। इसके रिजल्ट्स हैं आज, तो आप चाहें तो 89 पर ही दोबारा डाल दें या अपनी बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस बना लें। चौथा काउंटर है जीआईसी हाउसिंग। इसके रिजल्ट्स हैं इसी वीक में, उम्मीद कर रहे हैं हम अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अभी ये काउंटर चला है, हमारे दिए हुए भाव से तो ऊपर है, लेकिन अभी भी हमने 158 159 पर दिया था, और ये अभी 163 के आसपास चल रहा है। तो इसमें टारगेट इंटैक्ट है 175 और 185 के दो टारगेट साथ बताता रखें। पांचवा काउंटर जो दिया था वो था एलआईसी हाउसिंग। इसने स्टॉप लॉस किया, इसके रिजल्ट्स उम्मीद पर नहीं आए, तो आई होप कि आप इनसे करेंगे। तो ये 5 निश्चित। ठीक है, 5 में से 4 में या तो टारगेट अचीव्ड है या अभी ऑलमोस्ट वहां पे हैं और उसके आने के और उसके फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट तक भी जाने की उम्मीद दिख रही है, और एक एलआईसी हाउसिंग में सिर्फ जो है वो थोड़ा सा उम्मीद के हिसाब से नतीजा नहीं आया, इसलिए वो उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। ठीक है सर, अब इस हफ्ते सर पहली कॉल है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल को देखिए थोड़ा मूव तो आ चुका है। इनफैक्ट इसमें कल और परसों में ही मूव था और 690 के आसपास इसको लेना था, लेकिन चूंकि मूव आ गया, कोई बात नहीं। आप अब इस पे काम करें कि 690 का ही एक स्टॉप 689 का स्टॉप लॉस लगा लें, और इसमें जो टारगेट्स रहेंगे ये 710 पार होने के बाद चलेगा, और ये 710 पार होने के बाद करीब 730 तक जाएगा। इसके रिजल्ट्स हैं इसी नेक्स्ट वीक में, और मुझे लगता है ये अगर 735 पार करेगा देन ये और अच्छा चलेगा, और ये वहां से कम और 10% अपसाइड देगा। तो इसका मतलब होगा कि अगर ये 735 पार करेगा तो ये 800 की तरफ भी जा सकता है। तो मुझे लगता है कि इस काउंट में 689 का स्टॉप लॉस लगाकर कंसीडरिंग गुड रिजल्ट्स, Q-on-Q YoY दोनों में रिजल्ट्स इसके अच्छे देखने को मिलेंगे, तो हमें लगता है भारतीय एयरटेल इस मस्ट। ठीक, 735 740 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेवल है, अगर उसको तोड़ेगा तो फिर और बहुत तेजी में जा सकता है और आगे, और फिर और बड़ा मुनाफा भी दे सकता है। ये राय है भारतीय एयरटेल पे विवेक मित्तल जी की। ठीक है सर, और कौन सा स्टॉक है सर देखना होगा? अगला काउंटर है कैडिला। कैडिला के देखिए रिजल्ट्स तो फ्लैटिश साइड को पॉजिटिव ही रहेंगे की उम्मीद है। यूएस से भी 6% बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इनका जो मेन चीज है वो है कि हो सकता है कि रिजल्ट्स के साथ जो कमेंट्री होगी उसमें जो बच्चों की वैक्सीन आ रही थी वो कैडिला बना रही है, उसकी प्राइसिंग को लेकर कुछ क्लैरिटी आ सकती है, क्योंकि कंपनी ने डिमांड की थी कि 1900 रुपए में ये 3 जैब्स देने की बात कर रही थी गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट इनसे कह रही थी कि कुछ सस्ता प्राइस कर लो, तो अगर कुछ भी प्राइस पर सहमति बनी है तो वो रिजल्ट में शायद क्लैरिटी आ जाएगी और बच्चों की वैक्सीन कैडिला के द्वारा आ जाएगी। तो उसमें जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी 300 से 350 के प्रोजेक्ट के हिसाब से कंपनी को अगर मिल जाता है सो दैट वुड बी पॉजिटिव, और उससे ज्यादा मिलता है तो दैट वुड बी बोनस।
तो मुझे लगता है कि कैडिला के लिए एक बड़ा पॉजिटिव होगा अगर कुछ भी ऐसा होता है। तो रिजल्ट्स एक साइड पर, लेकिन वो कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि कैडिला 540 तक जाने की क्षमता रखता है। इसमें 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना, 499। ठीक है, 499 का स्टॉप लॉस लगा करके और इसको लिया जा सकता है कैडिला को। इसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक उसका रिजल्ट और एक बच्चों के लिए जो कोविड की वैक्सीन, उसका अनाउंसमेंट, उसके प्राइसिंग, उसका फाइनलाइजेशन गवर्नमेंट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर, इंटरेस्टिंग। इसके अलावा और कुछ देखना है सर? कौन कौन से स्टॉक्स? हाईटेक? इसके अलावा जी जी हाईटेक गियर में हमारा जो टारगेट है वो 275 से 80 की रेंज का है, और इसमें एक स्टॉप लॉस लगा कर रखना है आपको। वो स्टॉप लॉस रहेगा जो इसका रिसेंट लो है 235, आज 247 चल रहा है। तो यहाँ से आपको करीब 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और आपको 30 रुपए ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं। कारण है कि कंपनी के रिजल्ट्स हैं, नेक्स्ट वीक में रिजल्ट्स अच्छे रहने की उम्मीद है। कंपनी काफी अच्छे से काम कर रही है। डिमांड साइड इंटैक्ट है, लेकिन सप्लाई साइड की प्रॉब्लम हो रही है ओईएम्स के पास, तो इसलिए इनकी थोड़ी सी डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी हाईटेक गियर अच्छा कर सकती है और वैल्यूएशन में बहुत अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है कि हाईटेक गियर यहाँ से चलने के लिए तैयार है और ये काउंटर चलेगा 275 टू 80 रेंज में। ठीक है, ये राय है हाईटेक गियर पे। इंटरेस्टिंग पिक है और इंटरेस्टिंग इसकी पोजीशनिंग है इस समय, तो उस हिसाब से और बहुत सारे फैक्टर जो बता रहे हैं विवेक सर, उसके हिसाब से इसको लिया जा सकता है। ठीक है, और क्या ऐड कर रहे हैं सर फिर? और दो काउंटर और हैं, एक गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है और एक एबी कैपिटल है। पहले मैं गैस अथॉरिटी के बारे में बता देता हूँ, यानी कि गेल के बारे में। देखिए गेल गैस के प्राइसेस तो इस बार डबल ही हो गए हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और नेशनल जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ भी 1 अक्टूबर से प्राइस बढ़ा दिए। तो उसका एक इम्पैक्ट तो खैर अक्टूबर क्वार्टर में देखने को मिलेगा गेल में। तो यानी कि आउटलुक तो आपका बेहतर हो ही जाता है कि प्राइसेस आपके बढ़ चुके हैं। लेकिन जो पुराना भी इम्पैक्ट है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में भी गैस महंगी थी, तो उसका भी एक बड़ा फायदा गेल को मिलेगा। दूसरा, इनके जो ट्रांसमिशन के कार्य हैं वो भी लगभग पूरे होने को तैयार है, जिसका एक बेनिफिट गेल को मिलने वाला है। तीसरा, इनके रिजल्ट से अच्छी उम्मीदें क्यू वाई बेसिस दोनों में ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मुझे लगता है कि गेल को यहाँ से लेना चाहिए। 148 का एक क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगाना है हमें, और इसमें टारगेट ज्यादा बड़े नहीं है क्योंकि एफएनओ का काउंटर है, 6100 का क्वांटिटी का लॉट है। तो आप इसमें 155 का टारगेट लगा लें, यानी कि 4 रुपए ऊपर का करीब करीब टारगेट रहेगा और करीब 2 रुपए का नीचे स्टॉप लॉस है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। गेल में एक इंटरेस्टिंग बाय बनता है। ठीक है, और सर एक लास्ट वाला कौन सा ऐड कर रहे हैं? अगर ये 155 पार बंद करके बंद हो जाता है अगले एक दिन में या आज, तो आप इसको रखें अपने पोर्टफोलियो में, देन 162 का रिसर्च करके जाने। ठीक है, और वापस से रिक्लेम कर सकता है बेसिकली अपने 52 वीक के हाई की तरफ बढ़ सकता है। तो उसमें बीच में जहाँ जहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहें, 62 सबसे पहले आता है 10-12 रुपए, लेकिन और ऊपर तक भी शायद 170-171 जो इसका 52 वीक हाई है उसको भी देख सकते हैं। लेकिन ठीक है, ये राय है विवेक मित्तल जी की। विवेक जी, अगला एक और कोई आप लास्ट कर रहे थे, एक और ऐड करना है? जी बिल्कुल, लास्ट काउंटर है एबी कैपिटल के भी रिजल्ट्स हैं नेक्स्ट वीक में, और इसके रिजल्ट से भी अच्छी उम्मीद है। देखिए इसकी दो सब्सिडियरी हैं, एचडीएफसी एएमसी, उसके रिजल्ट अच्छे आए, बिरला मनी, उसके रिजल्ट भी अच्छे आए। तो मुझे लगता है कि एबी कैपिटल इंडियन होल्डिंग कंपनी स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई कंपनी है। इनके म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, ब्रोकिंग कारोबार है, जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट हैं, जो एनबीएफसी का कारोबार है, तो ये तीन चारों ही जो भी वर्टिकल्स हैं, चारों ही बहुत अच्छे कर रहे हैं। सो मैं बिलीव कि एबी कैपिटल के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं इस क्वार्टर में, और मुझे लगता है कि क्यू वाई दोनों ही बेसिस पर एबी कैपिटल अच्छा करेगा, और उसका एक इम्पैक्ट जो होगा वो इस काउंटर पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि काउंटर पिछले दिनों में थोड़ा सा बीटन डाउन स्टॉक है, तो यहाँ से ऊपर आने की क्षमता अच्छी रखता है। यहाँ से जो लोग अभी फ्रेश बाय कर रहे हैं उनके लिए जो टारगेट रहेगा वो 105 से 105 और 109, ये करीब दो टारगेट्स रहेंगे।
आप इनके लिए करीब 10% अपसाइड, आपको 5% और 10% अपसाइड डिस्काउंट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन थोड़ा रिस्की बेट नहीं है सर ये? थोड़ा एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए है, मतलब अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि ये उन लोगों के लिए है जो थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड करते हैं और बाकियों के लिए नहीं है, जो थोड़ा कंजर्वेटिव ट्रेड करते हैं उनके लिए नहीं है? मुझे लगता है कि पांचों में सबसे कम रिस्की बेट इस समय यही है। अच्छा, इतना ये ट्रेड चुका है काउंटर, उस हिसाब से ये लेवल्स बहुत अच्छे हैं। ठीक है, मतलब तो फिर आपका कन्विक्शन ये है कि अपने सपोर्ट लेवल्स के पास में है और ये इससे नीचे लोअर साइड जो है वो कम है, वो रेस्ट्रिक्टेड है, तो वो नहीं होगा, तो इसलिए इसमें अपसाइड का स्पेस ज्यादा है और लोअर साइड का कम है। ठीक है, बढ़िया। बिल्कुल। और इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ कि जी, अगर ये इस वीक में अभी तक 100 रुपए के नीचे ही चल रहा है, लेकिन अगर ये फ्राइडे की इसकी क्लोजिंग 100 रुपए के नीचे रहती है तो आप इस कॉल को अवॉइड कर दीजिए। ठीक है, तो अगर ये एक्सपायरी और उसके बाद अगर फ्राइडे तक में वीकली क्लोजिंग में भी अगर ये 100 रुपए के नीचे रहता है तो फिर इसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, केवल केवल फ्राइडे की क्लोजिंग, क्योंकि जो इसकी वीकली क्लोजिंग है वो इम्पोर्टेंट है। कल अच्छा, की क्लोजिंग से फर्क कल नहीं की पड़ता। क्लोजिंग से फर्क नहीं है, बाकी परसों की क्लोजिंग से। ठीक है, तो फ्राइडे अगर वीकली क्लोजिंग इसकी 100 के नीचे रहती है तो फिर इसको अवॉइड कर सकते हैं, और अगर उसके ऊपर चलता रहता है तो फिर ये बहुत एक अच्छा पिक हो सकता है। और विवेक जी कह रहे हैं जो आज 5 पिक्स दिए हैं उसमें से सबसे सेफ और सबसे अच्छा ये हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बॉटम फिशिंग जैसा कैंडिडेट निकल के आ रहा है, एक वैल्यू बाइंग जैसे चीज है, और कहीं ना कहीं उस लेवल्स के पास है जो कि इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, तो ये वो सपोर्ट लेवल उसको कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट कर रहा है। पिछली बार भी किया है जब इसने कब मेरे ख्याल से 23-24 अगस्त के आसपास में जब इन्हीं लेवल्स के आसपास गया था, और वहां से एक बाउंस बैक दिया है, और उसके बाद आज फिर उन्हीं लेवल्स के आसपास में मिल रहा है। ठीक है, विवेक सर, अगर आपको तकलीफ ना हो तो कुछ कुछ 2-3 सवाल ले लूं जल्दी से, कुछ एक दर्शकों के सवाल हैं, अगर आप देख सकते हो तो। ठीक, बिल्कुल। जी जी, तो ये श्याम जी रस्तोगी जी का सवाल है और ये पूछ रहे हैं अबान ऑफशोर में बाइंग के लेवल जानना चाहते हैं, क्या होंगे? देखिए, अवान ऑफशोर वैसे तो बॉटम पर ही चल रहा है, जो रिसेंट बॉटम है। और मुझे लगता है कि ये काउंटर आज 2.5% ऊपर भी है। जी, आप इसमें शाम जी एक काम कीजिए, 55 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें और आप बाय कर सकते हैं, बट इट्स ओनली ए टेक्निकल शेयर। मतलब इसको फंडामेंटली अभी बोलना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका जो काफी समय का ट्रेंड रहा है, जो परफॉर्मेंस रहा है वो इतना शानदार नहीं रहा है। और जितना मुझे याद है कि ये कंपनी लॉस में है। एक मिनट, इसको चेक कर लें। जी बिल्कुल। देखिए, लॉस मेकिंग कंपनी है और क्रूड ऑयल के इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इस कंपनी का रिग की डिमांड, क्योंकि रिग बनाती है, रिग सप्लाई करती है, रिग की सप्लाई इसकी नहीं बढ़ी है सर। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर पर थोड़ा सा आप कॉशियस रहें, बस टेक्निकली प्ले कर लें 55 के स्टॉक। ठीक है, और टेक्निकल प्ले के हिसाब से हम एक और एनालिस्ट ने सर इसको बहुत बहुत बड़े लेवल्स तक का टारगेट दिए हुए हैं इसके, मतलब 10 गुने जैसा और मल्टी बैगर जैसा कहा हुआ है कि अगली दिवाली तक। तो ये उस तरीके का जो कि फंडामेंटल्स के हिसाब से सब लोग फिर बिल्कुल ही आउटराइटली रिजेक्ट कर देते हैं कि 5,000 का शेयर अगर 50 रुपए में मिल रहा है तो उसमें क्या दम है और क्या लॉजिक है। लेकिन लॉजिक से अलग अगर सारे फंडामेंटल वाले अलग रखते हैं और टेक्निकल्स के हिसाब से, तो कुछ एक एनालिस्ट ने इसमें बहुत बड़ी कॉल्स भी दी हुई हैं, बड़ा रिकमेंडेशन भी दिया हुआ है। आप उससे एग्री करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, अगर किसी ने कॉल दी है और उन्होंने लंबे टारगेट्स लिए हैं, तो डेफिनेटली सी बात है कि उनके पास कुछ हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे एनालिस्ट मैनेजमेंट से मिलकर आते हैं, उनको लगता है कि हाँ, जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो बहुत फेवर की है, तो अगर उन्होंने टारगेट्स दिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आई डोंट नो कि वो टेक्निकली उन्होंने टारगेट दिए हैं या फंडामेंटली ठीक है, दिए नहीं हैं। उन टारगेट्स की अगर हम छोड़ दें, लेकिन टेक्निकल्स चार्ट को देख करके आपको लगता है कि इसमें अभी थोड़ा तो मुनाफा कमाने का मौका है? लेकिन चार्ट को देखकर तो अभी मुझे लगता है कि ये मैंने बताया कि ये बॉटम की तरफ में 55 रुपीज का एक बहुत अहम सपोर्ट है, अगर ये तोड़ता है तो थोड़ा खराब हो जाएगा। बाकी टेक्निकली प्ले करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फंडामेंटली अभी मेरे पास कोई न्यूज नहीं है, अगर उनको जिस एनालिस्ट ने बताया उनके पास कुछ न्यूज है तो रादर जिन्होंने सवाल पूछा है ही शुड अप्रोच दैट गाय। ठीक है, ठीक है,
नहीं, वो तो मैं वैसे ही क्रॉस रेफरेंस में ऐड कर रहा था, क्योंकि हम इस पे जब एक एनालिस्ट ने इस पे और उतना इतना ताल ठोक करके उन्होंने कहा है कि ये मल्टी बैगर है, और उस तरीके से उन्होंने उसको अलग से उठा करके, और वो कई बार उसको जितनी बार वो कनेक्ट होते हैं उतनी बार वो ये इस पे जरूर बात करते हैं, तो वो इंटरेस्टिंग एक मेरे को लगता है कि क्योंकि उसमें फंडामेंटल्स कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए लगता है कि क्यों कह सकते हैं। सर, राजीव सावल जी का एक सवाल है बालाजी एमाइंस को लेकर के और लॉन्ग टर्म का व्यू है इनका। देखिए, बालाजी एमाइंस बहुत अच्छा शेयर रहा और एक तरफा चला है, और मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की स्थिति है। मुझे याद है कि ये हमने 600-700 रुपए पर देखा था, ये 4000 आ गया, तो मैं फ्रेश बाय तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन यस, किसी के पास है तो वो होल्ड कर लें। और लेकिन होल्ड करने के जो स्टॉप लॉसेज हैं वो बड़े हो सकते हैं। 3400 रुपए तक ये अभी आया था हाल फिलहाल में, और 3400 रुपए ये कभी भी दोबारा आ जा सकता है। जब भी 3400 तोड़ेगा तो आप ये मान लीजिए कि आपको निकल जाना है। अब अगर आपकी बाइंग लेवल इन्हीं के आसपास की है, इन्हीं लेवल्स के आसपास की है, तो ये 4200 रुपए इसको पार करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होगी। तो आप जब भी 4200 रुपए आए, आप इससे एक बार प्रॉफिट बुक करें। नहीं सर, ये पूछना है बाइंग लेवल्स कहाँ पे दिखता है लॉन्ग टर्म के लिए, कि ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं और कहाँ पे एंट्री करें, तो कौन से लेवल्स पे, क्या 3800 के आसपास जो भी चल रहा है 3876, इन लेवल्स पे एंट्री करी जा सकती है, या और नीचे के डिप 3200 3500, या कहाँ किन लेवल्स पे आपको लगता है कि कंफर्टेबल होगा, या ऊपर की तरफ भी अगर लगता है कि 4200 के ऊपर में बाइंग का बनेगा इसमें मौका, तो वो भी बता सकते हैं। देखिए, 4250 के ऊपर जब ये क्लोज हो जाएगा तब ये चलना शुरू होगा। और ये मैं बता रहा हूँ वीकली क्लोजिंग, यानी कि आपको फ्राइडे का ही क्लोजिंग देखना है 4250, आप ये मान लीजिए। और आप अगर इसको अभी लेना चाहते हैं तो अभी आप देख सकते हैं 3820 का ये स्टॉप लॉस लगा लें ट्रेडिंग के लिए। अगर आपको छोटा पैसा रखना है 3820 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको 4200 के टारगेट के लिए ले सकते हैं। बाकी मेरी फ्रेश माइंड की वजह से इस काउंटर पर कम रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, एक तो इस काउंटर पे नहीं है और इन लेवल्स पे भी नहीं है, तो ये कह रहे हैं विवेक जी कि फिलहाल तो नहीं है। अगर इसमें अच्छी रिकवरी कुछ आती है और 4200 के ऊपर चलता है तो एक बार व्यू ले सकते हैं, और या फिर अलग समय से, लेकिन फिलहाल उसमें कहीं कुछ कन्विक्शन नहीं है, तो जबरदस्ती कहलवाने वाली बात होगी कि अगर हम विवेक जी से कहते हैं कि इसको खरीदना ही खरीदना है, तो वो जबरदस्ती कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका उसके अंदर में कुछ पॉजिटिव वो नहीं दिख रहा, उनको कुछ व्यू नहीं दिख रहा। सर, धानी सर्विसेज बाइंग लेवल एंड टारगेट दोनों चीजें इसी में भी शाहिद जी पूछ रहे हैं। ये धानी भी अभी काफी अच्छा चला था पीछे, और अभी पिछले 3-4 दिन से थोड़ा सा ये काउंटर प्रेशर में आ रहा है। बट इसमें मुझे टेक्निकली फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि ये काउंटर यहाँ से अगर चला ये 230 तक जाने की क्षमता रखता है, 225 से 30 रुपए तक। दिस इज टेक्निकल। मैं इसका एक बार फंडामेंटल और चेक कर लेता हूँ कि इससे क्या धानी सर्विसेज जो 197 वाला है उसकी बात करें जी, धानी सर्विसेज। ठीक है, बस इसमें यही दो चीजें हैं जो कि इसके साथ है। बाकी फंडामेंटली अभी इस कंपनी में कोई ऐसा रिकवरी या इतना बड़ा रुझान नहीं देखने को मिल रहा है जिसके बेसिस पर मैं बोल सकूं। तो आप एक काम करें कि इस काउंटर में एक स्टॉप लॉस लगा लें 184 का। 184 के नीचे जाता है तो ये खराब हो जाएगा। और बाकी आपको अगर रखना है तो आप इस काउंटर को रखें। ये 232 रुपए भी हो सकता है। ये टेक्निकली बहुत अच्छा शेयर लग रहा है मुझे, लेकिन फंडामेंटली उतना नहीं लग रहा, तो आप इसको टेक्निकली ही प्ले करें। ठीक है, टेक्निकली अच्छा है, फंडामेंटली उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये दोनों चीजें हैं मिक्स, और इसलिए इस पे ये राय है। ठीक है, बस सर एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, और ये सवाल है मणि जी का है, मणि स्वामी जी हैं, और पीएनबी पे पूछना चाहते थे कि पीएनबी पे क्या किया जा सकता है। सर ये भी हाँ ये भी तो हमारी लॉन्ग टर्म टिक रही है, और मैं इसे आपके ही प्लेटफॉर्म पर जब पहले भी बोलता था, जब ये 25-27 रुपए का एक था जी, और हम बोलते थे कि ये डबल हो जाएगा। अब ये लगभग डबल होने के कगार पर है। और अभी जिन लोगों ने लिया हुआ है, क्या रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट से अच्छी उम्मीदें हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 60 से 70% प्रॉफिट में
इसका जंप देखने को मिलेगा। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये काउंटर और चल सकता है। 52 रुपये और 55 रुपये ये दो टारगेट्स रहेंगे। 51-90 का ले लीजिए आप, टू बी वेरी प्रिसाइज। 51-90 और 55 ये दो टारगेट्स के लिए आप रख सकते हैं। अगर रिजल्ट्स इनकेस खराब आते हैं तो आपको हो सकता है कि ये 40-43 के रेंज पे भी दिखे, तब आपको थोड़ा सा इसको एक्टिवेट करना चाहिए, क्योंकि इसका फ्यूचर आउटलुक खराब नहीं है, फ्यूचर आउटलुक इसका। ठीक है, तो दोनों तरीके से बता दिया विवेक जी ने कि एक तो तुरंत अगर आपको टारगेट्स मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, और अगर ये थोड़ा सा रुकता भी है, थोड़ा सा नीचे भी आता है, तो भी वो मौका होगा और एक्यूमुलेट करने का, ना कि बाहर निकलने का। ठीक है सर, एक नरेश शर्मा जी, नया नाम, नए दर्शक दिख रहे हैं मेरे को, और उनका एक सवाल है जो कि वेल्सपन पे है। तो एक बार वेल्सपन को देख सकते हैं क्या सर? वेल्सपन को कि वेल्सपन इंडिया? इन्होंने पूरा तो नहीं, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, वेल्सपन एंटरप्राइजेस है सर, वेल एंट। ओके, वेल्सपन इंडिया। 9775। आज करीब 2% गिर के काम कर रहा है, 9775 पे है। जी जी बिल्कुल, 97-75। मैं एक बार इसका थोड़ा सा, क्योंकि मैं जो दो काउंटर ट्रैक करता हूँ मेरी लिस्ट में, वो मेरी फॉर इंडिया है, वेल्सपन और वेल्सपन इंडिया। ग्रुप तो अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे लगता है कि इस काउंटर को आपको, अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, और नहीं है तो आप ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये अच्छी कंपनी है, अच्छा ग्रुप है, और कंपनी के साथ केवल ग्रुप का टैग ही नहीं, कंपनी का परफॉर्मेंस भी जुड़ा हुआ है। और कंपनी का परफॉर्मेंस भी मुझे लगता है कि आने वाले वर्ष में सीखेगा ही, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। टेक्निकली आपके लिए टारगेट दे देता हूँ। एक मिनट बस होल्ड करना पड़ेगा आपको, जी जी। ये मेरी स्क्रीन पर नहीं आ रहा है। अच्छा ग्रोइंग इनकम है सर, मतलब फाइनेंशियल्स की भी अगर बात करें तो देखिए, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग से जुड़ी कंपनी है, और ये जो डिजिटल पेरिफेरल बनाया था, ये इसी कंपनी ने बनाया था, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन भी किया था, मुझे याद है। और बेहतरीन हाईवे बनाया है इन्होंने, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही है ये। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी को हल्के में लेना चाहिए। और मुझे लगता है कि ये काउंटर देखिए, इस काउंटर के साथ केवल एक प्रॉब्लम चल रही है कि टेक्निकली ये मंथ बेसिस पर 116 पार नहीं कर पा रहा है, 116 सब्सक्राइबर लेवल। जैसे ये मंथ की आखिरी डेट पर 117 पार कर दे, तब आप समझ लेना कि इसमें बहुत अच्छा बाइंग मोमेंटम बनेगा, और ये बहुत अच्छा चलेगा शेयर। क्योंकि ये काउंटर हो सकता है कि आपको 200 रुपये भी हो जाए, लेकिन आपको फिलहाल अगर आप इसमें प्ले करना चाहते हैं तो आप अभी इसमें बाय करें मौजूदा लेवल पर, और आपको एक स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा दे रहा हूं मैं, 94.50 का। और यहाँ से टारगेट आपको 108 और 116, ये दो टारगेट के लिए। और जिस दिन ये मंथ के एंड पर 117 पर पहुंच जाए, उस दिन आप इसको बाय करें। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, एक तो उस रेंज को भी आप प्ले कर सकते हैं, तो ये जो 116 तक की रेंज है वो भी एक काम की है कि अगर आप शॉर्ट टर्म उसमें एक ट्रेडिंग के हिसाब से या कम फायदे, थोड़ा प्रॉफिट की बुकिंग के हिसाब से करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर 116 को ब्रेक करेगा, जो कि इसका रेजिस्टेंस है और जिसको बार बार ये टेस्ट कर रहा है, अगर उसको ब्रेक कर के ऊपर निकलता है 117 और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है, मंथली क्लोजिंग जो कह रहे हैं विवेक जी, तो फिर ये एक और अच्छा पिक होगा और अच्छा मुनाफा देने के लिए ये चल सकता है। सर एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं, शाहिद खान जी ने एक और सवाल पूछा है, मेघमणि ऑर्गेनिक्स, MOL के नाम से मिलेगा सर आपको, 110 रुपये 65 पैसे का है। देखिए, केमिकल से जुड़ी कंपनी रही है, और इसके जो स्पेशलिटी केमिकल हैं, एग्रोकेमिकल हैं, उनकी डिमांड इंटैक्ट रहती है। लेकिन काउंटर थोड़ा सा स्पेकुलेटिव रहता है। तो इसमें मैं यही बोलूंगा कि देखिए, हो सकता है कि जब मार्केट की गिरावट आती है तो आपको इसमें ज्यादा परेशानी हो एज कम्पेयर टू अदर काउंटर्स, क्योंकि हाई बीटा शेयर रहता है उस समय पर। लेकिन मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जिस तरह का इसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैं देख रहा हूँ,
वो इस क्वार्टर का थोड़ा सबड्यू था YoY बेसिस पर, इसकी वजह से ये काउंटर थोड़ा सा हिट आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये काउंटर में अभी नीचे के लेवल्स पर ही इसको बाय करना चाहिए। इसकी अगर मैं ईपीएस भी देख रहा हूँ तो करीब ₹2.5 पर क्वार्टर आ रही है, यानी कि आपको ₹100 के नीचे तो जाना ही नहीं चाहिए। तो आप एक काम करें, ₹100 के नीचे, ₹100 के आसपास आ रहा है, आप इसको एवरेज करें और फिर कभी भी कोई अपसाइड आता है तो आप इस तरह का। ठीक है, ये राय है मेघमनी पे शाही जी आपके लिए। और ये थे हमारे साथ में विवेक मित्तल जी। विवेक जी, बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। एक लास्ट चीज चलते चलते बाजार पे एक राय, एक्सपायरी कैसी देख रहे हैं सर? सर एक्सपायरी तो अब हमारे हिसाब से तो सारी चीजें ही चल चुकी हैं। अब कोई ऐसा विकल्प नहीं है या कुछ ऐसी चीज नहीं है जो अगले 1-2 दिन में घटित होने वाला है जिसकी वजह से इंडेक्स बहुत बड़ा मूव करेगा। क्योंकि एक्सिस के रिजल्ट आ चुके हैं, कोटक के तो बैंकिंग में तो ज्यादातर सभी के रिजल्ट आ चुके हैं। अब सरकारी बैंक्स का सवाल है, एसबीआई वगैरह थोड़ा बहुत मूव करा सकते हैं। बाकी मुझे एक्सपायरी नहीं लेवल्स के आसपास दिखती है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा अपसाइड नहीं दिखता। 350, 18,400 तक मैक्सिमम और 18,200 और 350 तक मैक्सिमम। ठीक है, तो मतलब बड़ा मोमेंटम अगर हम माने जब आएगा तो वो आएगा दिवाली के बाद में? बिल्कुल दिवाली के बाद आएगा, क्योंकि दिवाली के समय पर फेड की भी मीटिंग होगी और वहां से भी फिगर्स होंगे। तो वो एक आप ये मान लीजिए कि दिवाली पर इस बार थोड़ी सी शॉक रहेगी, लेकिन उसके बाद थोड़े पटाखे ज्यादा होंगे। ठीक है, उसमें ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रॉकेट चलेगा या बम फटेगा। तो वो ज्यादा चिंता का विषय है, तो उसको देखेंगे दिवाली के बाद में। लेकिन होगा, आप कह रहे हैं कि पोस्ट दिवाली ही ये वाली चीजें होंगी, क्योंकि दिवाली पे सरकार ने ज्यादातर पटाखों पे रोक लगा के रखी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए और ये सारी राय रखने के लिए और ये सारे सवालों के, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर।